जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी को उस गोल्ड टीयर के मॉन्स्टर की लूट के अंदर एक अच्छा सा डैगर मिल गया था जिसके अंदर एक यूनिक इफेक्ट भी था। फिर उसे अपनी क्लास को एडवांस कराने के लिए कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत थी, तो चारों तरफ मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। छोटा या बड़ा सारे मारे जाते हैं और क्विंग फेंग सक्सेसफुली अपनी क्लास एडवांसमेंट को कंप्लीट कर लेता है। उसका पूरा लुक बदल जाता है, उसकी पावर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। फिर उसे एक चारों तरफ अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट का टेलीपोर्टेशन सर्कल ओपन होने वाला है। ये सुन के क्विंग फेंग बहुत एक्साइटेड होने लग जाता है। और दूसरी तरफ रियलिटी में दाजियांग इंडस्ट्रीज पे पुलिस ने छापा मार दिया है और लगभग सारे लोगों को इन्हें अरेस्ट कर लिया है। कुछ लोग अब भी गॉड फॉरसेकन वर्ल्ड में हैं, पर खाना खाने के लिए उन्हें रियलिटी में वापस आना ही पड़ेगा, तो पुलिस उन्हें तभी अरेस्ट कर लेगी। और अथॉरिटीज में बड़े बड़े लोग भी शैडो के लिए शुक्रगुजार थे क्योंकि उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों के बारे में और इस गेम के बारे में प्रोवाइड की थी। दूसरी तरफ एमसी टाउन में आ चुका है गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में जाने के लिए और वो टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट करके सीधा उसी कॉन्टिनेंट में आ जाता है। अंदर आते ही वो घूमने लग जाता है और उसे नॉस्टैल्जिक फील हो ही रहा था। तभी उसके ऊपर पीछे से कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, पर वो आसानी से इन सबको निपटा देता है। फिर वो फुल स्पीड में एक डायरेक्शन में भागने लग जाता है और वो हमें बताता है कि इसी डायरेक्शन में उसकी गॉड स्लेयर गिल्ड का पहले बेस हुआ करता था उसकी पिछली जिंदगी में। और यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है चारों तरफ टूटी फूटी बिल्डिंग्स के बीचों बीच एक स्टेज जैसी जगह पे हमें किसी के स्टैच्यू को दिखाया जाता है जिसके हाथ में अजीब सी बर्ड्स हैं। इसी स्टैच्यू के नीचे हमें एक टीम की परछाइयां दिखाई जाती हैं जिसके लोग आसपास घूम रहे थे और हमें दिखाया जाता है ये है वांग मिंग की टीम। लिटिल ब्लैक आसपास देखते हुए हैरानी से कहती है वाओ, तो ये है गॉड अबेंडेंट कॉन्टिनेंट। वांग मिंग कहता है ये देखने से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी मॉडर्न सिटी का रूइन है। ये सुन के तो लिटिल ब्लैक भी थोड़ा सोचती है और फिर वो बताती है कि ये तो थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी लिटिल ब्लैक एक टावर की तरफ इशारा करते हुए कहती है वेट, क्या ये जांघाई सिटी का रूइन है? तो गुइयो कहती है हाँ एकदम सही, ये जांघाई सिटी का टावर ही है और ये तो अब भी खड़ा है। फिर लिटिल ब्लैक अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाने लग जाती है और वो देखते हुए कहती है कि किसी ने बोला था कि ब्रदर शैडो भी यहाँ पर ट्रांसफर होके आ गए हैं, आखिर वो कहाँ है, वो इधर तो नहीं है। तो गुइयो थोड़ी सरकास्टिक स्माइल के साथ कहती है हे बिग प्लम, तुम इतना पैनिक मत करो, वो गायब हो सकता है। तो ये बगल की जमीन से 2 मॉन्स्टर निकल के इनकी तरफ हमला करने के लिए आगे आ जाते हैं। वांग मिंग हमेशा की तरह अलर्ट रहता है, पर ये देख के तो ये भी बहुत कंफ्यूज हो गया था और वो चिल्लाता है बच के रहना, यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं। वांग मिंग सबसे आगे शील्ड लेके खड़ा हुआ था, तो पीछे से गुइयो इसकी तरफ अपना उल्लू भेज के इसके सर पे बैठा देती है और वो इसके ऊपर स्प्लिट प्रोटेक्शन कास्ट कर देती है। ये एक तरह का बफ है जो वांग मिंग की पावर डिफेंस रिएक्शन स्पीड को इंक्रीज करेगा। तभी वो दोनों अर्थ सेकर्स भी एक साथ इन लोगों की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी वांग मिंग सबके ऊपर अपनी शील्ड को कास्ट करता है, तो वो दोनों ही मॉन्स्टर्स पागलों की तरह वांग मिंग की शील्ड से टकराते हैं और 500 का डैमेज खा लेते हैं। पर इस हमले से वांग मिंग की भी चीख निकल गई थी। ये हमला सच में ताकतवर था, पर वो तो शुक्र है कि पीछे से गुइयो अपने अलग अलग हीलिंग स्पेल्स से वांग मिंग की मदद की जा रही है। और वो कहती है सावधान रहना, इवन यहाँ के नॉर्मल ग्रेड मॉन्स्टर्स की ताकत भी स्मॉल टाउन के सिल्वर रैंक बॉसेस से ज्यादा है। तभी इन्हीं की टीम का एक आर्चर एक पावरफुल सा एरो शूट कर देता है जिसका नाम था बाइंडिंग एरो। ये एरो जाके ही अपना काम करता है और इन दोनों के दोनों ही मॉन्स्टर्स को आसानी से जकड़ लेता है। ये देख के उनका आर्चर बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी से चिल्लाता है ये मॉन्स्टर्स क्राउड कंट्रोल स्किल्स में बहुत कमजोर हैं, तो मैं इनको लॉक करके रखूंगा और बाकी तुम सब ऑल आउट जाओ और अपनी पूरी पावर से इन सबको खत्म कर दो। बगल में लिटिल ब्लैक भी अपने स्पेल को चैंट कर रही थी। फिर वो अपनी स्टाफ को ऊपर आसमान में उठाती है जिसके ऊपर से बहुत ही पावरफुल फायरबॉल जनरेट सी होने लग जाती है और वो चिल्लाती है प्रोफेटिक फायरबॉल। इसके अंदर से एक पावरफुल फायरबॉल निकलती है जो जाके 2 में स्प्लिट होके इन दोनों से एक साथ टकराती है और एक ही हमले में ये दोनों के दोनों ही मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। वो आर्चर अपना बो उठा के जोर से चिल्लाता है हाँ, हमने इन मॉन्स्टर्स को हरा दिया, ये कितना कूल था। लिटिल ब्लैक तो खुशी के मारे नाचने ही लग जाती है और वो गाना गाने की बजाय ला 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 करने लग जाती है। फिर वांग मिंग गुइयो से कहता है गुइयो अपने आउल को आसमान में उड़ाओ ताकि वो आसपास का एरिया स्काउट कर सके। तो गुइयो भी कुछ मंत्र पढ़ते हुए ओके कर देती है। फिर अगले ही पल उसका आउल आसमान में उड़ने लगता है। थोड़ी ऊंचाई पे आते ही इसको चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और गुइयो कहती है कि ये प्लेस तो मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और हमारी पिछली फाइट्स ने तो और भी मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर लिया है, बहुत से मॉन्स्टर्स हमारी तरफ ही आ रहे हैं और मुझे तो आसपास दूर दूर तक कोई टाउन कोई सेफ जोन कहीं नहीं दिख रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? ये सुन के तो सारी टीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वांग मिंग चिल्लाता है कि
क्या यहाँ कोई सेफ जोन ही नहीं है? इनकी टीम का आर्चर चिल्लाता है, आखिर इस कॉन्टिनेंट के साथ चल के रहा है, ये अचानक से इसे सर्वाइवल गेम में कैसे बदल गया? ये सुन के लिटिल ब्लैक भी बहुत डर चुकी थी और वो अपनी स्टाफ को टाइटली पकड़ते हुए जोर से चिल्लाती है, शाओये क्या तुम बॉस शैडो को ढूंढने की कोशिश कर सकती हो? ज्यादा से ज्यादा भी वो हमसे 10 मिनट पहले ही यहाँ पर आए होंगे, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं होंगे। अगर हमने उन्हें ढूंढ लिया तो हम जरूर सेफ होंगे। और हाँ, इस लड़की का नाम गुइयुए ही है, पर सभी लोग प्यार से इसे शाओये कह के बुला रहे हैं। यहाँ गुइयुए आउल की आंखों से चारों तरफ देखी जा रही थी और वो कहती है, नहीं यहाँ आसपास तो किसी के कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं। पर तभी वो बगल में देखते हैं, उसकी आंखें फटी रह जाती है और वो चिल्लाती है, वेट। वो जब सामने देखती है, वहाँ पर एक गली पूरी चमकदार लाइट से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जुगनू झुंड बना के चल रहे हों। ये देख गुइयुए कहती है कि यहाँ नॉर्थ वेस्ट में कुछ बहुत सारे लाइट और से चमक रहे हैं। और नहीं, ये तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स की ड्रॉप की हुई लूट है। बिल्कुल, ये जरूर बॉस ने किया होगा, उनकी इन्वेंटरी जरूर फुल होगी, इसीलिए उन्होंने कोई आइटम्स को पिक नहीं किया। तभी इन लोगों की तरफ चारों तरफ से कैंचुओं की तरह ये अर्थ सेकर्स आने लग जाते हैं। ये देख के लिटिल ब्लैक हैरानी से चिल्लाती है, बच के रहना, यहाँ और भी बहुत से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। इतने सारे अर्थ सेकर्स को देख के आनुए भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागने लग जाती है और सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहती है, सभी लोग भागो जल्दी, शैडो ने उस एरिया को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है तो वो सेफ होगा। अगर हम उन ड्रॉप किए हुए आइटम्स की लाइन को फॉलो करें तो हम डेफिनेटली शैडो को ढूंढ पाएंगे। तो अब सभी लोग एक डायरेक्शन में भागते भागते इन कैंचुओं से बचने लग जाते हैं। लोगों की आवाज आ रही होती है कि सभी लोग सेफ रहना और फॉर्मेशन मेंटेन रखना, कोई भी अलग मत हो जाना, हमें भागते भागते फाइट भी करना होगा। जिसपे इनकी पूरी टीम हाँ कर देती है और ये लोग अब भागते भागते इन कैंचुओं से बचने लगते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें बहुत सारे अर्थ सेकर्स के झुंड को दिखाया जाता है और अगले ही पल वो सारा का सारा झुंड टुकड़ों में बढ़ जाता है। इन ब्लू लाइंस के कट को देखते हुए हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये अपने क्विनफेंग का ही काम है। क्विनफेंग इन सब के टुकड़े टुकड़े करके इन सबको लूट में कन्वर्ट कर देता है, पर वो इनकी लूट की तरफ तो देखता भी नहीं और वो कहता है, मेरे गिफ्ट ऑफ लिबरेशन के एक्टिव इफेक्ट का यूज किए बिना भी मेरे नॉर्मल इंस्टेंट शैडो स्लैश का टोटल डैमेज भी 20 से 30 हजार तक पहुंच जा रहा है और ये छोटे मोटे मॉन्स्टर्स तो मेरे हाथों इंस्टेंटली ही मारे जा रहे हैं। ये प्लेस तो सच में एक पैराडाइस है मॉन्स्टर फार्मिंग के लिए। फिर एमसी अपने गॉड स्लेयर गिल्ड के हेडक्वार्टर वाली जगह पे आ जाता है, जो जगह देखने से तो सब कुछ टूटा फाटी सी लग रही थी और अपना एमसी कहता है, चलो हम वहाँ आ ही गए तो अब इससे कहते हैं ना एक हाइड आउट। इन बेकार से टूटी फूटी रूइंस के नीचे एक बहुत ही मैसिव प्लेस है जो मेरी पिछली जिंदगी में बहुत ही लंबे समय के बाद ही डिस्कवर की गई थी। इस अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर 1000 से भी ज्यादा रेस्टिंग रूम्स हैं और दर्जनों भर बड़े बड़े हॉल्स हैं। ये इस जियांगहाई सिटी का सबसे बड़ा हाइड आउट है और ये मेरी गॉड स्लेयर गिल्ड का बेस भी हुआ करता था, पर इसे एक हाइड आउट के तौर पे क्लेम करने से पहले ये एक डंजन है जो कई सारे मैकेनिकल मॉन्स्टर्स और गार्डियन बॉसेस से भरा पड़ा है। फिर क्विंगफेंग इसी डंजन के मॉन्स्टर्स को इमेजिन करते हुए बताता है कि जो हाइड आउट जितना ज्यादा बड़ा होता है उसका गार्डियन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर क्विंगफेंग एक दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने गॉड स्लेयर गिल्ड को बनाने के बाद 3 स्क्वाड्स को जमा किया जिनमें टोटल 18 इलाइट मेंबर्स थे। सारे के सारे लेवल 15 पे थे, सबके पास अच्छे स्किल्स और इक्विपमेंट्स होने के बावजूद हम ऑलमोस्ट इस पैलेस को कॉन्कर करने में लगभग फेल हो ही गए थे। फिर क्विंगफेंग इसी डंजन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इसकी गहराई में जाने लगता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम किसी हेड आउट में आ चुके हो। एक अंधेरी सी जगह पे क्विंगफेंग के चलने की आवाज आती है और उसी अंधेरी जगह में एक बड़ा सा हॉल होता है। उस हॉल के अंदर दर्जनों पर खतरनाक से दिखने वाले स्पिरिट मॉन्स्टर्स थे। एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि ये जगह है लैंड ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन, मतलब सोल को प्यूरिफाई करने वाली जगह। इधर एमसी अपने फुल कॉन्फिडेंस में अंदर आ जाता है और वो कहता है कि भले पिछली बार मैं पूरी गैंग लेके आया था पर इस बार मैं अकेला ही काफी हूँ। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि इस एरिया को क्लेम करने के लिए इस टेरिटरी के गार्डियन को हराना होगा। क्विंगफेंग के अंदर आते ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स की नजर क्विंगफेंग पे जाती है। सब थोड़ी देर तो उसे घूरने लग जाते हैं। फिर अचानक से सबके सर पे खून सवार हो जाता है और सारे के सारे पागल भेड़ियों की तरह क्विंगफेंग के ऊपर रस कर देते हैं, पर क्विंगफेंग तो अब भी सीधा चले जा रहा था। फिर अगले ही पल क्विंगफेंग पलक झपकते ही अपना डैगर बाहर निकाल लेता है और इसके हमले को डॉज करते हुए मन ही मन सोचता है ये सारे के सारे लेवल 12 के गोल्ड टियर मॉन्स्टर्स हैं जिनका नाम एलिमेंटल स्पिरिट्स है। तो अब बारी है एब्सोल्यूट डार्कनेस की, मतलब
कि वो अपना डार्केस्ट आर्ट स्किल का इस्तेमाल करता है। चारों तरफ से अंधेरा सा फैल जाता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में कंफ्यूजन में देखने लग जाते हैं। पर तभी क्विंग फेंग इस मौके का फायदा उठा के इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करके इन सब के आर पार निकल जाता है। ये हमला करने के बाद भी वो रुकता नहीं है और अपने डैगर को लेके सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर और भी ज्यादा हमले करने लग जाता है। भले इस बार क्विंग फेंग ने किसी स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था, पर फिर भी वो अपने बेसिक चाकू से भी खतरनाक ही डैमेज दे रहा था। फिर वो इन सबको मारते हुए आगे निकल जाता है और वो बड़ी स्टाइल से पीछे मुड़ते हुए कहता है, जब तक ये लोग अंधे हैं तब तक मेरे सारे ही अटैक्स एक्स्ट्रा डैमेज देंगे, इवन मेरे बेसिक अटैक्स भी इन चमचों को मारने के लिए काफी हैं। इतने सारे लेवल 12 के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये पूरा हॉल इन्हीं की लूट से भर चुका था, पर क्विंग फेंग तो इस लूट की तरफ देखता भी नहीं। क्विंग फेंग शांति से कहता है कि इस मेन हॉल के 15 मॉन्स्टर्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, यहाँ पर और ज्यादा नहीं होते, पर इस सोल प्यूरिफिकेशन वाली जगह में हजारों रूम्स हैं और दर्जनों भर ऐसे ही हॉल्स हैं। कितना मैसिव टास्क है यार। वो थोड़ी देर ये सोच के ही हंसता है, फिर वो दूसरे मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं, अगर मैं यहाँ के इतने सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर करके सबको मार दूं तो मुझे इतने इवोल्यूशन पॉइंट्स तो मिल जाएंगे कि मैं ग्रेडी हैंड को इवॉल्व कर सकूं। फिर वो दूसरे मेन हॉल में जाके वहाँ के भी सारे मॉन्स्टर्स को निपटा देता है एक ही झटके में। सारी लूट वो इस बार भी नहीं उठाता और वो कहता है, अगर मैं अपनी ग्रेडी हैंड स्किल को एक बार भी इवॉल्व कर पाया तो ये वर्थ इट होगा, और एक बार इस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे तब इस एरिया का गार्डियन बॉस मॉन्स्टर बाहर आएगा। हाँ, पहले सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, यहाँ पर कोई बॉस रूम जैसी चीज नहीं है, पर इस गार्डियन को मारने से पहले मुझे इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स चाहिए। तो कर दो यार, कौन सा इसमें पैसा कट रहा है तुम लोगों का, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अब हम मिलेंगे तुमसे इसी के नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, इसके बाद वाला वीडियो भी इसी का ही आएगा। हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है किसी और शहर या कंट्री से। यहाँ के भी कुछ लोग लेवल 10 तक पहुंच के गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की अपने टाउन के टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करते हैं और गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं। आते ही उनका सामना इस तबाही भरे मंजर से होता है। ये लड़का कंफ्यूज लग रहा था और वो कहता है, तो क्या ये टूटी फूटी जगह गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट है? पर ये लड़की यहाँ पर समझ चुकी है। ये थोड़ा घबराते हुए कहती है, ये मुझे तो बहुत ही वियर्ड फील दे रहा है, ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये रूइंस, क्या ये न्यूयॉर्क नहीं है? कहीं और किसी और जगह पे भी कोई गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में पहुंच चुके हैं, पर वो भी कंफ्यूजन में चिल्ला रहे होते हैं, क्या ये तो हमारा खुद का शहर लंदन का ही रूइन है? और भी कुछ लोग इस गॉड फॉरसेकन कॉन्टिनेंट में आए हैं, सब कंफ्यूज हैं, पर अभी के लिए कुछ गिनी चुनी टीम्स ही यहाँ पर आ सकती हैं। फिर हमारा सीन वापस से उसी कंफ्यूज शुरुआत वाले कपल पे ही आ जाता है। ये लोग कंफ्यूजन में चिल्लाते हैं, क्या अब मुझसे ये मत कहना कि अलग अलग रीजन्स के लोग भी अपने अपने होम टाउन के रूइंस में ही ट्रांसफर होके आने वाले हैं? ये लड़की भी हैरानी से चिल्लाती है, क्या ऐसा हो सकता है कि शहर की जियोग्राफिकल लोकेशन भी रियल वर्ल्ड से मैच करती हो? तभी इन दोनों के ऊपर 2 अर्थ सेकर मॉन्स्टर्स की परछाई पड़ती है, जिसे देख के दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ तो बड़े बड़े अर्थ सेकर्स का पूरा झुंड ही खड़ा था। ये बंदा एकदम से हैरानी से चिल्लाता है, नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पर 2 नॉर्मल लेवल 10 के प्लेयर्स का लेवल 12 के इतने बड़े बड़े अर्थ सेकर्स से बचना इम्पॉसिबल है। हमें बस इन लोगों की दर्द भरी चीखें ही सुनाई देती हैं और इनका भाग्य तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो। फिर हमारा सीन चेंज होके जियांगहाई सिटी के रूइंस में आ जाता है। सटीक जगह बताना मुश्किल है, पर रोड पे पड़ी इतनी सारी लूट को देख के हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से कुछ समय पहले क्विंग फेंग गुजरा होगा। इसी जगह पे एक रोड के बगल में बने क्रैक के अंदर वांग मिंग की टीम छुपी हुई थी। वांग मिंग कहता है, मुझे यहाँ आसपास कोई और मॉन्स्टर्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो चलो यहीं पे ही थोड़ा इंतजार करके आराम करते हैं और अपने आप को रिकवर करते हैं। इधर आनी हंसते हंसते अपने ख्यालों वाली दुनिया में खो जाती है और वो कहती है, अब कोई शक नहीं, शैडो को सब बॉस बुलाते हैं। मुझे लगा था कि हम काफी स्ट्रॉन्ग हैं, पर मुझे आज पता चला कि हम बस बॉस के पैरों की छत छाया के अंदर ही जी सकते हैं। ये सुन के अपने मर्द वांग मिंग को थोड़ी शर्म आने लग जाती है और वो कहता है, कैप्टन आन थोड़े इस शब्दों को ध्यान से बोलिए। तो आन्यू कहती है, क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या? इधर लिटिल ब्लैक भी आसपास देखते हुए कहती है कि किस्मत से बॉस ने इस एरिया को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, वरना इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ तो हम मर भी सकते थे और मर के हम स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते। पर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी उत्सुकता हो रही है, मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ कि अगर हम यहाँ पर मारे जाएंगे तो हम रिस्पॉन कहाँ होंगे? वहीं गुई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसी उल्लू की आंखों से पूरे एरिया को स्काउट कर रही थी। बगल में ही वांग मिंग कैप्टन आन से कहता है, कैप्टन आन मैं क्या कह रहा था, हम 6 लोग हैं, तो अभी आसपास की जगह पर खोजबीन करने के लिए थोड़ी जल्दबाजी नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक हमारा हर टीम मेंबर लेवल 10 तक पहुंच के यहाँ तक नहीं आ जाता, फिर हम साथ मिलकर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आन्वी भी कहती है, हाँ ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। इधर गुई अपने आउल की हेल्प से एमसी के रास्ते का पीछा करते करते उसी शेल्टर के पास आ गई है जहाँ पर क्विंग फेंग अब भी सब कुछ क्लियर कर रहा है। गुई सब कुछ स्कैन करते हुए कहती है, ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि ये सारी मॉन्स्टर्स एक के बाद एक लाइन में आगे आके मरे
रहे हैं, पर यहाँ पर ये ट्रेल गायब कहाँ हो गई। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉस शैडो यहाँ से गायब ही हो गए हो। और ये इतनी सारी लूट, इसमें तो कुछ गोल्ड लेवल की ड्रॉप्स भी हैं। मैं सच में ये सब लेना चाहती हूँ। तो वांग मिंग कहता है कि चलो मैं सबसे पहले शैडो को कांटेक्ट करता हूँ। अभी ये पक्का नहीं है कि उसे इतने सारे आइटम्स चाहिए भी कि नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होकर एक मॉन्स्टर की तरफ आ जाता है जिसे किसी ने काट के 2 भागों में कर दिया है। और ये अपना क्विंग फेंग ही है जिसने पूरे डंजन में तबाही मचा रखी है, चारों तरफ मारकाट कर रखी है। इसकी शक्ल की तरफ देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक खतरनाक किलर है, पर इसके हालात देखने से लग रहा है कि इसने कई दिनों से नहाया नहीं है। वो इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कहता है फाइनली मैंने यहाँ के सारे चमचों को खत्म कर दिया। 4 बड़े बड़े हॉल और 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे रूम्स। इन चमचों जैसे तो मैंने 400 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। फिर ये सारे मॉन्स्टर्स बहुत सारी चमचमाती हुई लूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमेशा की तरह MC ये लूट भी नहीं लेता। और वो कहता है इनमें 4 ब्रॉन्ज बॉसेस थे और 2 सिल्वर बॉसेस भी। इन सब ने मिलाकर बस मुझे 80,000 से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट ही नहीं दिया, बल्कि मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स को भी बूस्ट करके 205 पॉइंट्स तक पहुंचा दिया है। फिर वो आगे बढ़ते हुए काउंट करके बताता है कि बस 5 इवोल्यूशन पॉइंट और मेरी ग्रीडी हैंड स्किल। तभी वांग मिंग के मैसेज आता है जिसमें वांग मिंग कहता है ब्रदर क्या आप वहाँ पर हो? आप एक समय के लिए फ्री हो क्या? मुझे आपसे पूछना था कि हमने यहाँ आपके द्वारा मारे गए मॉन्स्टर्स के ड्रॉप किए हुए आइटम्स को देखा है, आपने इन्हें नहीं उठाया है, तो कैसा रहेगा कि हम इन्हें उठा लें और बाद में हम इन्हीं आइटम्स के बराबर कीमत की लाइफ स्पैम आपको पे कर देंगे। ये देख के क्विंग फेंग सोचता है कि लगता है वांग मिंग की पार्टी और बाकी सब भी यहाँ पर आ चुके हैं। फिर वो इससे कहता है ठीक है तो मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करता हूँ, मेरे पास भी एक इक्विपमेंट्स का बैच है जो मैं बेचना चाहता हूँ। जो सुन के वांग मिंग कहता है ऑल राइट ब्रदर, हम आपका इंतजार करेंगे इन्हीं रुइंस के बंकर में। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और वो फिर इनके कोऑर्डिनेट्स लिख के भेज देता है। कोऑर्डिनेट्स देख के MC करता है और फिर वो आगे बढ़ते हुए एक रूम में आ जाता है जहाँ पर चारों तरफ बिजली बिखर रही थी, मतलब बहुत सारा करंट फैला हुआ था और वहीं पर ही किसी एंजल का स्टैचू जैसा भी था। पर क्विंग फेंग इस करंट को इग्नोर करते हुए खुले सांड की तरह रूम में घुसा चला आ रहा था। और वो कहता है तो अब ये गार्डियन प्रकट हो ही गया और अब हमें उसी गार्डियन को दिखाते हैं जो कि देखने में कतई जहर लग रहा था। भाई साहब उसकी पूरी बिजली से ही बॉडी बनी हुई थी और उसने एक नाइट का आर्मर पहन रखा था। उसका हेल्थ बार भी उसके ऊपर ही लटक रहा था और अगर हाइट से देखा जाए तो 10 क्विंग फेंग भी इसके बराबर नहीं होंगे। हमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। यह है लेवल 15 का सोल प्यूरिफायर, इसका नाम तुम खुद ही पढ़ लो। ये एक प्लेटिनम ग्रेड का मॉन्स्टर है और इस सोल प्यूरिफिकेशन लैंड का गार्डियन भी। इस लैंड का मास्टर बनने के लिए तुम्हें इसे हराना पड़ेगा। इस मॉन्स्टर को देख के क्विंग फेंग मनी मन सोचता है कि इस रुइंस सिटी में लेवल 15 तक के ही मॉन्स्टर्स होते हैं। ये सोल प्यूरिफायर इन रुइंस का हाईएस्ट लेवल का मॉन्स्टर है और यहाँ का हाईएस्ट ग्रेड का बॉस भी। अगर मुझे सही याद है तो इस बॉस के पास 7,50,000 की HP है और इसके अंदर 3 फेसेस हैं। और वो इस मॉन्स्टर की कोर की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में इसका सिंगल टारगेट थंडर अटैक एकदम डेडली अटैक था। भले ही उस समय मैंने पूरे गोल्ड टियर के आर्मर का सेट पहना हुआ था, फिर भी मैं उस समय मुश्किल से ही सरवाइव कर पाया था। पर अब तो मुझे इसका सिंगल टारगेट अटैक के सामने खड़े रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका सामना ही क्यों करूं जब मैं इसे डॉज कर सकता हूँ। फिर क्विंग फेंग इसके ऊपर इंस्टेंट शैडो स्लैश के खतरनाक भारी भारी हमले करके इसके आर पार निकल जाता है। वो मॉन्स्टर देख भी पाता उससे पहले ही MC हमला करके उसके आर पार निकल गया था, पर इस हमले ने उसकी ज्यादा हेल्थ खत्म नहीं की थी। पर क्विंग फेंग अपनी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी का थ्रोट स्लिट इफेक्ट एक्टिवेट करके आया था, इसीलिए वो एक्टिवेट होता है और उसकी थोड़ी हेल्थ खत्म हो जाती है, जिससे ये बॉस भी बिजली कड़काने जैसी जोरदार दहाड़ लगाता है और अपना हाथ उठा के अपने हाथों में एकदम पोसाइडन की तरह एक ट्राइडेंट की जगह स्पीयर बनाने लग जाता है, वो भी अपनी थंडर से। और वो स्पीयर को क्विंग फेंग की तरफ ही लॉन्च कर देता है। वो स्पीयर जब क्विंग फेंग की तरफ जाता है तो अपने आप को अनगिनत स्पीयर्स में कन्वर्ट कर लेता है और वो क्विंग फेंग के ऊपर बारिश की तरफ बरसने लगता है। पर क्विंग फेंग की नजरें और उसकी रिएक्शन स्पीड दोनों ही बहुत ही ज्यादा तेज थी, तो आसानी से इन लाइटनिंग्स को डॉज करने लग जाता है। और वो डॉज करते करते मनी मन सोचता है मेरे अभी के डिफेंस और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को देखते हुए अगर ये लाइटनिंग मुझे एक भी बार हिट होती है तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा। प्लेटिनम लेवल के ऊपर के बॉसेस के पास हमला करते टाइम पे एक्यूरेसी बोनस आता है, मतलब कि उनका निशाना सही जगह पे लगे, ऐसा थोड़े बहुत चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरा अभी का डॉज रेट 75% है, मतलब कि सिर्फ 20% चांस है कि नॉर्मल मॉन्स्टर्स मुझे हिट कर पाएंगे। पर इस सोल प्यूरिफायर का अटैक मेरे ऊपर हिट करने की एक्यूरेसी पूरा कम से कम ही 50% है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ये भी मुझे 70% एक्यूरेसी के साथ शूट कर रहा है। पर यहाँ तो क्विंग फेंग आसानी से इन बिजलियों को डॉज कर रहा होता है, तो मनी मन बताता है कि मेरा एजिलिटी स्टैट अब 182 तक पहुंच चुका है, तो अगर मैं फुल फोर्स से भागूं तो मैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग सकता हूँ। तो इस बकवास का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब तक क्विंग फेंग अलर्ट रहेगा वो आसानी से इन बिजलियों के गिरने से पहले ही उन्हें डॉज कर सकता है।
तभी क्विंगफेंग को एक मौका दिखता है और वो मनी मन सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरी गिल्ड इसीलिए सर्वाइव कर पाए थे क्योंकि हमारे पास थोड़ा लक अच्छा था और हमारे पास एक प्रीस्ट शील्ड था, पर इस बार ये ले मेरा चक्कू खा। वो एक स्लाइस अटैक करके स्वैग में यहाँ से भाग जाता है और वो कहता है कि मैं इस बार इस बॉस को एक सिंगल चांस भी नहीं दूंगा। क्विंगफेंग की फाइट तो अभी अभी बस शुरू ही हुई है और उसने अपने पावरफुल अटैक से इसकी अच्छी खासी हेल्थ को खत्म कर दिया है और वो मनी मन सोचता है मेरे थ्रोट स्लिट, इंस्टेंट शैडो स्लैश और ये प्लेग एक्सप्लोजन ब्लेड का डैमेज सब मिला के तो अच्छी खासी इसको डैमेज कर रहा है और इसने तो इंस्टेंटली 2,50,000 की हेल्थ खत्म कर दी। अब आगे ये बॉस फेज 2 में जाने वाला है। तभी इस रूम में बहुत ही तेजी से बिजलियां फैलने लग जाती हैं, बिजली कड़कने की आवाजें तेज होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ बिजली ही बिरजर्क हो रही हो। इस बॉस के आसपास 3 लाइटनिंग ऑर्ब्स कंडेंस होने लग जाते हैं। एमसी ने देख मनी मन सोचता है कि ये प्यूरिफायर अब इनविंसिबल स्टेट में एंटर कर रहा है। अब ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही लाइटनिंग ऑर्ब्स को जनरेट करेगा और हमला करता ही रहेगा। इस फेज में तुम्हें सबसे पहले इन 3 लाइटनिंग ऑर्ब्स डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा वरना ये बॉस बिरजर्क स्टेट में चला जाएगा। मेरी पिछली जिंदगी में ये बॉस बिरजर्क मोड में चला गया था और एक ही हमले में हमारी पूरी टीम को इसने खत्म कर दिया। इसके बाद तो कोई शायद पागल ही हो गई और उसने बोला कि मेरा हो गया और उसने तो इस गेम को दोबारा खेलने से ही मना कर दिया। तो दूसरी बार कोशिश करने पे हम उसे अपने साथ रेड में नहीं लेके गए और हम एक ही बार में सक्सेसफुल हो गए। तो ये लड़की सच में पनौती ही थी। फिर एमसी वेनम डार्ट्स का इस्तेमाल करके 2 लाइटनिंग ऑर्ब्स को उड़ा देता है जिससे इस बॉस को भी एक खतरनाक ही डैमेज पड़ता है। तो एमसी बताता है अगर ये लाइटनिंग ऑर्ब्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो इस बॉस को भी डैमेज पड़ता है। अब बस इन 3 लाइटनिंग ऑर्ब्स को डिस्ट्रॉय कर दो, ये बॉस अपने 3rd फेज में चला जाएगा। फिर अपने एक और पॉइजन डार्ट्स का एमसी थ्रो करता है, वो बॉस का आखिरी लाइटनिंग ऑर्ब भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे उस बॉस की हेल्थ रेड लाइट में चमकने लग जाती है। ये बॉस भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसकी आंखें भी व्हाइट लाइट में चमक रही थी। फिर वो अपने अंदर से खतरनाक एक धमाके के साथ चारों तरफ बिजली को फैलाने लग जाता है। वो अंधाधुंध चारों तरफ बिजली फैला रहा था। ये देख एमसी समझ जाता है कि ये 3rd फेज में जाने लगा है। उस बॉस की लाइटनिंग एमसी के पैरों के नीचे भी आ रही थी पर सरप्राइजिंगली एमसी को कोई डैमेज नहीं हो रहा था और एमसी मनी मन सोचता है 3rd फेज में ये सोल प्यूरिफायर कंटिन्यूअसली अपनी लाइटनिंग को अनलीज करता रहेगा और दूर से ही लाइटनिंग के हमले करता रहेगा। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे सारे के सारे गिल्ड मेंबर लाइटनिंग रेसिस्टेंट गियर पहन के आए थे और पीछे 4 प्रीस्ट हील्स और डिफेंस प्रोवाइड कर रहे थे, तब जाके हम मुश्किल से सर्वाइव कर पाए थे। पर इस जिंदगी में इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं अपना एमसी ऊपर आसमान में उड़ने लग जाता है और उसके आसपास से एक येलो कलर की शील्ड उड़ रही थी। ये बॉस अब भी कंटिन्यूअसली लाइटनिंग को रिलीज किया जा रहा होता है पर ये सारी लाइटनिंग फ्लोर की तरफ जा रही थी पर अपना एमसी तो आसमान में उड़ रहा था। ये देख के शैडो मनी मन सोचता है कि यहाँ का ग्राउंड तो कंटिन्यूअसली लाइटनिंग से स्ट्राइक होता ही जा रहा है, अगर ऐसा है तो मैं आसमान से ही हमला करूंगा। और वो इस समय अपनी गिफ्ट ऑफ ग्लोरी और डार्क लाइट शील्ड को एक्टिवेट किए हुआ था। वो सबसे कहता है कि जल्दी से जाओ और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जाके लाइक करो ताकि इसकी रीच इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि ये वीडियो सीधा इसके राइटर तक पहुंच जाए और इसका नया चैप्टर और भी जल्दी आ सके। और इस चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भी सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम लोगों को इसका आगे का चैप्टर मिलने में ज्यादा देरी ना हो जाए। और एक और चीज, तुम लोग कमेंट में बोल रहे थे कि मैं चैप्टर्स को इतना ज्यादा लेट क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, इसीलिए चैप्टर्स 1-2 दिन लेट होते जा रहे थे। पर अब यहाँ पर काम बंद हो चुका है तो यहाँ पर शोर भी नहीं हो रहा है, तो अब जैसे ही चैप्टर आएगा वैसे ही उसके 1 दिन के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। अब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।